level of processing theory in long-term memory. We learned that in order to commit a material to our long-term memory, which is a permanent store of the type of information we have gathered over lifetime through our own life events or through learning about facts and knowledges. Now, the long-term memory store is always accessible, but the material which has been rehearsed stays in the long-term memory. Otherwise, it disappears from the short-term or working memory. There are two types of rehearsal. Maintenance rehearsal means that you can maintain the information temporarily, वक्ती तौर पे जैसे हम एक फ़ोन नंबर दोहराते हैं और उसको सिर्फ उतनी देर मेंटेन करते हैं जितनी देर हमें उसकी ज़रूरत होगी. लेकिन ये कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने और स्टोर करने के लिए. तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो दूसरी टाइप की रिहर्सल है उसे एलेबोरेटिव रिहर्सल कहते हैं. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देती है जब आप उसकी रिहर्सल जो है वो एलेबोरेटिव करते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस नहीं करते, सिर्फ दोहराते नहीं हैं बल्कि साथ कुछ और भी करते हैं. ये ऐसे है जैसे हम उर्दू में जब पढ़ा करते थे कॉलेज स्कूल के लेवल पे, तो एक शेर का तर्जुमा होता था और एक किसी शेर की तशरीह होती थी. जब तशरीह की जाए तो वो ज़्यादा मेमोरी में रहती है. जैसे हम किसी चीज़ का मीनिंग सोचें या उसके कनेक्शन बनाएं किसी और चीज़ के साथ, तो ये एलेबोरेटिव रिहर्सल होती है. लॉकहार्ट और क्रेक ने ये जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी यानी एलओपी का आइडिया दिया था, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को इनकोड किया गया है. डीपर प्रोसेसिंग जो होती है इसमें बेटर इनकोडिंग होती है और रिट्रीवल यानी इंफॉर्मेशन दोबारा आपके पास जब आप निकालते हैं अपनी मेमोरी से तो वो बेहतर होती है शैलो प्रोसेसिंग के निस्बत. और फिर इसकी ज़्यादा परमानेंट जो है वो स्टोरेज होती है, ज़्यादा परमानेंटली ये वहाँ पे रिटेन होती है. इसमें ये मीनिंगफुल किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, रट्टा नहीं होता. ठीक. तो मेमोरी जो है वो प्रोग्राम किस तरह हो रही है आपके ब्रेन में, उसके हिसाब से आपकी रिटेंशन और रिट्रीवल काम करती है कि कैसे वो रिटेन हुई है और किस तरह दोबारा रिट्रीव हो रही है. तो आपने उसको किस तरह ब्रेन में रिप्रेजेंट किया है. शैलो प्रोसेसिंग जो है वो कोई एक फीचर है किसी चीज़ का, उसको आप अटेंशन पे करते हैं. जैसे क्या ये वर्ड कैपिटल लेटर्स में है, अब इसमें वर्ड कैपिटल जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, या क्या इसमें वॉवल्स हैं या ये स्मॉल लेटर्स में है, इसको हम मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं. डीपर प्रोसेसिंग जो है वो एलेबोरेट रिहर्सल के ज़रिए हासिल होती है. जैसे हम एलेबोरेटिव रिहर्सल में वर्ड के मीनिंग पूछेंगे या उनको किसी चीज़ से कनेक्ट करेंगे. इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था शैलो प्रोसेसिंग का, वो कहते थे कि ये एक वर्ड है मसलन बर्ड, क्या ये कैपिटल में लिखा हुआ है. डीपर प्रोसेसिंग में पूछा जाता है उस एक्सपेरिमेंट में कि क्या ये वर्ड जो है एक दूसरा वर्ड है ट्रेन, उसके साथ राइम करता है, यानी उसकी आवाज़ क्या वैसी ही है. तो जो वर्ड दिया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में वो है पेन. तो पेन ट्रेन के साथ राइम करता है कि नहीं, ये सवाल पूछा. इसमें आपको ज़रा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, ज़्यादा गौर करना पड़ता है. इससे भी डीपेस्ट जो प्रोसेसिंग है उसमें एक जुमला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो वर्ड दिया जा रहा है देख के बताएं, सोच के बताएं कि क्या ये इस जुमले में ये वर्ड फिट होता है. जैसे वर्ड है कार, जुमला है ही सॉ अ डैश ऑन द स्ट्रीट, तो क्या कार इस फिल इन द ब्लैंक में फिट होता है. इसमें और ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इस पे और गौर करना पड़ता है. जितना किसी चीज़ पे गौर करोगे उतना ही वो आपकी याददाश्त में बेहतर स्टोर होगी और दोबारा आपको हासिल होगी. इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे कम जो रिकॉल थी या करेक्ट थी वो कैपिटल यानी शैलो प्रोसेसिंग पे थी, उसके बाद राइमिंग पे थी, और सबसे बेहतर ये थी जब आप फिल इन द ब्लैंक में
पूछते हैं कि वो जुमला इसमें एक लफ्ज़ इस जुमले में फिट हो रहा है कि नहीं। अब ये जो एलओपी है या थ्योरी है हमारी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की, इसमें एक मसला है कि इसमें आखिर डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग को डिफाइन कैसे किया गया है। ये एक सर्कुलर रीजनिंग है। आप डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग को कह रहे हैं कि अगर उसने इसको बेहतर बाद में याद किया, तो मेमोरी और डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग में फिर क्या फ़र्क हुआ? ये इस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है। मेन कंक्लूजन जो है वो वही है, वो ये कि मेमोरी रिट्रीवल इस चीज़ से अफेक्ट होता है। मेमोरी रिट्रीवल पे ये चीज़ असरअंदाज होती है कि हम आइटम्स को कैसे कोडिंग कर रहे हैं। ये बहुत रिसर्च इंस्पायर हुई है इस थ्योरी से। इसकी डेमोंस्ट्रेशन है एक, आप नंबर ऑफ वॉवल्स हर वर्ड में काउंट करें और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे जाएं। जब आप ये ख़त्म कर लें तो इस लिस्ट को कवर कर दें और वो इंस्ट्रक्शंस देखें। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप थ्रीज में काउंट करेंगे 100, 97, 94, 91 और उसके बाद जब आप 76 पे पहुंचेंगे तो दोबारा इन वर्ड्स को याद करके बताएंगे कौन कौन से वर्ड्स थे। इसका दूसरा हिस्सा है, इसी तरह लिस्ट को कवर करें, वन बाय वन उसको अनकवर करें और लफ्ज़ों को देखते जाएं। अब आपने एक और काम करना है। आपने ये करना है कि आप विजुअलाइज करें, अपने जहन में इस चीज़ का तस्वुर करें कि ये जो लफ्ज़ यहाँ लिखे हुए हैं जैसे रॉक, फॉरगिवनेस, एक्सरसाइज, अम्ब्रेला, ये अगर आप किसी जजीरे पे हों जहाँ कोई आबादी ना हो, तो उसमें आप किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर लफ्ज़ के बारे में ये सोचना है, फिर वही करना है काउंटिंग बैकवर्ड्स और फिर आपने 75 पे पहुंच के फिर उन लफ्ज़ों को बताना है कि कौन से लफ्ज़ थे लिस्ट में। इस डेमोन्स्ट्रेशन से ये पता चलता है कि जब आपने उनके यूज़ पे गौर किया पार्ट 2 में, तो वो ज़्यादा याद रहते हैं और पार्ट 1 में वो कम याद रहते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट की तरह आप लोगों को करना होगा